हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूंजी की सीमांत उत्पादिता क्या है, या पूंजी की सीमांत उत्पादिता से आपका अभिप्राय क्या है। उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जिन पर पूंजी की सीमांत उत्पादिता निर्भर करती है। तो पिछले वर्ष के प्रश्न के आधार पर हम इसको रिवाइज करेंगे। इंग्लिश के अंदर इसका मतलब है व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन व्हिच मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो ये काफी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये काफी बार रिपीट भी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे माइक्रो मैक्रो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादिता का मतलब क्या है। देखो, जब भी हम निवेश करते हैं, निवेश हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो निवेश दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत उत्पादिता, जो कि अनुमानित लाभ होता है, ब्याज की दर, क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादिता को ब्याज की दर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर पूंजी की सीमांत उत्पादिता ज्यादा है तो इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, ब्याज की दर कम है, तो हम निवेश करते हैं। अल्पकाल के अंदर जो ब्याज की दर होती है वो स्थिर होती है, इसलिए जब हम निवेश करते हैं तो उस पे सीमांत उत्पादिता का विशेष प्रभाव पड़ता है। निवेश में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से पूंजी की सीमांत में उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का मतलब उसका परिणाम होता है। देखो, जब हम निवेश करते हैं, जब हम कहीं भी पैसा लगाते हैं, अगर हमें लगता है कि अनुमानित हमारा जो लाभ है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम निवेश करते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादिता की जो धारणा है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग था, जो मतलब इस बात को इरविंग फिशर ने 1930 में किया था। इसको वो उन्होंने लागत पर प्रतिफल की दर का नाम भी दिया था। देखो, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादिता, जिसका मतलब होता है कि जब हम नया निवेश करते हैं तो उससे हमें अनुमानित जो लाभ प्राप्त होता है, उसकी अनुमानित लाभ की दर को ये बताता है। पूंजी की एक और लगा लगा इकाई लगाने से, देखो, जब हम पूंजी की एक और इकाई लगाते हैं तो जो हमें आमदन प्राप्त होती है उससे हम लागत को निकाल देते हैं। तो लागत निकालने के बाद जो हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसे सीमांत उत्पादिता कहा जाता है। तो पूंजी की एक और इकाई लगाने से लागत निकालने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम सीमांत उत्पादिता कहते हैं। ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है पूंजी पदार्थ तथा पूंजी पदार्थ की लागत। पूंजी पदार्थ की एक और इकाई लगाने से हमें कितने लाभ प्राप्त होने की आशा है, संभावना है। पूंजी पदार्थ की लागत, तो कुल आय में से जब हम उसकी लागत को घटा देते हैं तो हमें पूंजी की सीमांत उत्पादिता के बारे में पता चलता है। पूंजी पदार्थ की एक और इकाई लगाने से हमें जितने लाभ प्राप्त होने की आशा होती है। पूंजी पदार्थ की लागत क्या है? उसको कुल आय के अंदर से हम उसकी लागत घटा देते हैं तो हमें सीमांत उत्पादिता का के बारे में पता चलता है। मान लो हमारे पास एक मशीन है जिसकी आयु जिसकी एज जो है 10 वर्ष तक चलेगी। इसकी कीमत, जो मशीन है, ये एक जो है पूंजीगत पदार्थ है जिसकी कीमत जो है 60,000 है। ये 10 वर्ष तक चलेगी और हमें 10 वर्षों के अंदर जो कुल आय प्राप्त होगी वो होगी 2 लाख। इसका मतलब है 2 लाख में से जो हमने 60,000 माइनस कर दिया तो कुल लाभ जो है हमारा 1,40,000 है। अब पर ईयर हमने देख लेना है, इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो आ जाता है 14,000।
14,000 को हमने 60,000 से डिवाइड कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाता है 23.33। तो ये हमारी जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है 100 रुपए के पीछे। किसी पूंजीगत पदार्थ की अतिरिक्त या सीमांत इकाई लगाने से आय में से जब हम लागत को घटा देते हैं तो जो अधिकतम दर प्राप्त होती है उसे सीमांत उत्पादिता कहा जाता है। कुरिहारा के मुताबिक अतिरिक्त पूंजीगत पदार्थ की सीमांत उत्पादिता अनुमानित आय तथा उसकी पूर्ति कीमत का अनुपात है। पूंजी की सीमांत उत्पादिता पूंजी पदार्थ से होने वाली अनुमानित आय तथा उसकी पूर्ति कीमत के ऊपर निर्भर करती है। देखो, अनुमानित आय का मतलब होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कुल आय से होता है जो किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग उसकी जितनी टोटल म्याद होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं, जितनी उसकी कुल अवधि होती है उससे जो हमें कुल आय जो है प्राप्त होती है, उसके अंदर से जब हम लागत को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी अनुमानित आय होती है। अनुमानित आय का मतलब है उस कुल आय से होता है जिसमें किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करने से उस कार्य की कुल अवधि में प्राप्त होने का अनुमान होता है। देखो, अनुमानित आय का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत पदार्थ से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाता है। कुल अवधि में होने वाली वार्षिक आय को अगर जोड़ देते हैं तो वो कुल अनुमानित आय कहलाती है। देखो, यहाँ पे जब हम कुल अनुमानित आय जोड़ते हैं तो ये शुद्ध जो होता है लाभ होता है। जो इसका मतलब होता है कि जो रेवेन्यू है उसके अंदर से हम लागत को माइनस करके अनुमानित आय निकालते हैं प्रतिवर्ष, फिर वो सारी अगर 10 सालों की है 10 सालों की जोड़ देते हैं तो वो हमारी कुल अनुमानित आय आ जाती है। अगर पूंजीगत पदार्थ की सहायता से जो उत्पादन पैदा होता है जब हम उसको बेचते हैं तो हमें कुल आय प्राप्त होती है। जब हम उत्पादन की लागत घटा देते हैं तो उसे अनुमानित आय कहा जाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो अनुमानित आय भी बढ़ जाती है, कीमतें कम होती है तो अनुमानित आय भी कम हो जाती है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अल्पकाल के अंदर जो है परिवर्तन हो सकता है। अगर कीमतों में परिवर्तन होता है तो अनुमानित आय के अंदर भी परिवर्तन होता है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है कि पी वाई जो है अनुमानित आय है और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ये प्रतिवर्ष जो हमें वार्षिक आय मिलती है जो कि शुद्ध जो है जिसके अंदर आय में से हमने लागत घटा के जो है नेट ये प्रॉफिट निकाला हुआ है Q1, Q2, Q3 इन सबको हमने जोड़ दिया तो ये हमारी जो है अनुमानित आय आ जाती है पूरी अवधि के लिए। इसी तरह हम देखते हैं पूर्ति कीमत। देखो, पूर्तिगत कीमत जो होती है ये पूंजीगत पदार्थ की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है। ये वर्तमान पूंजीगत पदार्थ की कीमत से नहीं, इसका मतलब है कि बिल्कुल अगर हम जो हमारे पास मशीन है अगर बिल्कुल उसी प्रकार की आज नई मशीन लेके आते हैं तो उसकी लागत क्या है, तो इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, पूर्ण स्थानापन्न लागत भी कहते हैं और ये अल्पकाल के अंदर जो होती है स्थिर होती है। हमारा जो दूसरा है ये हमने किया कि पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती क्या है। अब हम देखते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादिता पर प्रभाव डालने वाले कौन से तत्व हैं। अल्पकालीन तत्व हैं, दीर्घकालीन तत्व हैं, जिनको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अल्पकालीन तत्व जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है, बाजार का आकार है, तो हमारी जो पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती है बाजार के आकार से प्रभावित होती है। यदि बाजार का आकार बड़ा है तो वस्तुओं की वर्तमान तथा भविष्य में मांग बढ़ेगी। यदि बाजार का आकार बड़ा है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से बाहरी बचतों के साथ हमें आंतरिक बचतें भी प्राप्त होती हैं, जिससे पूंजी की सीमांत उत्पादिता बढ़ जाती है। और उसी तरह भविष्य में लागतें और कीमतों से संबंधित उम्मीदें। देखो, अगर हमें फ्यूचर के अंदर भविष्य के अंदर लगता है लागत बढ़ जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी, तो पूंजी की सीमांत उत्पादिता जो होती है कम हो जाती है, उसके ऊपर इसका इस बात का प्रतिकूल नेगेटिव जो है असर पड़ता है। उपभोग करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन।
देखो, अगर उपभोग करने की प्रवृत्ति वृद्धि होती है, इनकम के अंदर से हम ज़्यादा उपभोग के ऊपर खर्चा करते हैं, तो वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, कीमतों में वृद्धि होती है, तो पूँजी की सीमांत उत्पादकता भी बढ़ जाती है। अगर उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती है, तो पूँजी की सीमांत उत्पादकता भी कम होती है। उसी तरह उद्यमियों का मनोविज्ञान, अगर उद्यमी आशावादी है, तो उन्हें लगेगा कि हमें फ्यूचर के अंदर ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेंगे, तो निवेश पर उसका सही प्रभाव पड़ेगा और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। आय में परिवर्तन, जब लोगों की आमदन बढ़ती है, तो उनका उपभोग भी बढ़ता है और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन के प्रिंसिपल के माध्यम से पूँजी की सीमांत उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कर नीति, यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरें ज़्यादा होंगी, तो निवेश कम होगा, लोग निवेश नहीं करेंगे, तो कीमतें बढ़ जाएँगी क्योंकि ज़्यादा टैक्स है, लेकिन उपभोग गिर जाता है, तो सीमांत उत्पादकता भी कम हो जाएगी। और अगर करों में कमी होती है, तो पूँजी की सीमांत उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत वस्तुओं का मौजूदा स्टॉक, यदि पूंजीगत वस्तु का मौजूदा स्टॉक जो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है बहुत अधिक है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की संभावना नहीं होगी। तो बल्कि प्रतियोगिता के कारण पूंजी की जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता है, उसके अंदर कम होने की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। तरल संपत्तियों में परिवर्तन, देखो, पूंजी की सीमांत उत्पादिता जो है तरल संपत्तियों से भी प्रभावित होती है। तरल संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनको हम कैश के अंदर जल्दी जो है तब्दील कर सकते हैं। जब उद्यमी के पास अधिक तरल संपत्ति होगी तो वो अधिक निवेश करेगा, जिससे सीमांत उत्पादिता में गिरावट आ जाती है। जब परिसंपत्तियां तरल नहीं होती तो निवेश कम होगा और इसका एमएसी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में लाभ की उम्मीद, वर्तमान निवेश हम करते हैं कि भविष्य में हमें लाभ कितना मिलेगा। यदि हमारी उम्मीदें अनुकूल हैं, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर सही प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव असर होगा। मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादक क्षमता, यदि किसी उद्योग में मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादक क्षमता पहले से ही बड़ी है, तो वस्तुओं की जब मांग में वृद्धि होती है, तो एमएससी पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मांग में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, तो इसलिए एमएससी हमारा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि मौजूदा पूंजीगत वस्तुएं अपनी क्षमता पर ही काम कर रही है, तो उसका जो हमारी पूंजी की सीमांत उत्पादिता है उस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं से आय का वर्तमान प्रभाव तेज गति के साथ बढ़ रहा है, तो उसका पूंजी की सीमांत उत्पादिता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन तत्व, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, जनसंख्या, सरकार की आर्थिक नीति, तकनीकी विकास, आसमानी स्थितियां, नए प्रदेशों का विकास, पूंजीगत उपकरणों की पूर्ति में परिवर्तन और मांग में दीर्घकालीन वृद्धि। अगर जनसंख्या बढ़ती है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादिता अनुकूल रूप से प्रभावित होती है। जनसंख्या बढ़ती है तो बाजार का आकार बढ़ता है, जिससे मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से निवेश बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी पूंजी की सीमांत उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। यदि आर्थिक लक्ष्य हमारी देश का समाजवाद है, तो देश जो है राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाएगा और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करेगा और निजी निवेश जो होता है वो हतोत्साहित हो जाता है और एमएससी का इसके ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु अगर सरकार की आर्थिक नीति जो है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देती है, तो इससे क्या होता है कि निवेश को बढ़ावा मिलता है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तकनीकी विकास, यदि उत्पादन की तकनीकों में सुधार किया जाता है, आविष्कार किए जाते हैं, तो पूंजी के निवेश और सीमांत उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादन के नए तरीकों का उपयोग किया जाता है और उत्पादन बड़े पैमाने में होता है, तो उससे एमआईसी बढ़ती है, उसके ऊपर उसका पॉजिटिव असर होता है। असामान्य स्थितियां, जब अगर लगता है कि युद्ध होने वाला है, तो राजनीतिक और सामाजिक अशांति होगी,
तो जिससे क्या होगा कि लोग निवेश नहीं करेंगे, तो इसका एमएससी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शांतिपूर्ण माहौल के अंदर जो होता है डिमांड भी बढ़ती है, निवेश भी बढ़ता है और एमएससी भी उससे पॉजिटिवली प्रभावित होता है। नए क्षेत्रों का विकास, जब नए क्षेत्रों का विकास होता है, नई आवासीय कॉलोनियां बसती हैं, तो एमएससी बढ़ जाता है क्योंकि परिवहन, संचार के साधन और बुनियादी ढांचे की अधिक मांग होती है और निवेश को बढ़ावा मिलता है और जिससे एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत उपकरणों की पूर्ति में परिवर्तन, यदि मौजूदा पूंजीगत उपकरण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा संख्या में है, तो निवेश और एमएससी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर भविष्य में हमें लगता है कि जो उपभोक्ता की मांग है वो स्थायी रूप से बढ़ती जा रही है, तो उससे भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है।